Hello everybody, welcome to my channel Law and Knowledge. Every like to request to all of you, please like and subscribe our my channel. आज हम टीपी का 5th वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने पिछले 4 वीडियो को नहीं देखा है तो क्योंकि वो एक मीनिंग पार्ट है, तो इसीलिए आज हम सेक्शन 11 को पढ़ रहे हैं। देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन रिकग्नाइज टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, सृजित हित के विरुद्ध प्रतिबंध। देखो, जिस इंटरेस्ट से ट्रांसफर ने लैंड लिया है तो ट्रांसफर ने उसको उसकी पूरा रोक ही लिया है। जो उसका इंटरेस्ट से क्रिएटेड था उससे तो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जिस इंटरेस्ट से उसने लैंड लिया है वो इंटरेस्ट तो आपने उससे फुलफिल ही नहीं करने दिया है, तो आप इस कंडीशन को वैलिड ही नहीं मानोगे। आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ही इंजॉय करोगे जैसे कि ए ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया ही नहीं है। यानी कि इसमें एक वो आता है, एक्सेप्शन आता है। जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं, हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि जैसे कि एक लैंड है जो एक दूसरे से जॉइनिंग है। ए का यहाँ पर घर बना हुआ है और जो ये लैंड है ये ए का ही है, वो वी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो वी को बोलता कि आपको जो करना है, लेकिन आप अपना घर की अपनी विंडो को फेस इस तरफ मत रखना क्योंकि यहाँ में अपने घर की ओपनिंग है। ऐसी जो कंडीशनर ट्रांसफ़र ने ट्रांसफरी पर इम्पोज करेगा तो वो वैलिड ही होगा क्योंकि ये जॉइनिंग लैंड है। ट्रांसफ़र का उस पर बेनिफिशियल राइट है, कंडीशन इस पर वो इम्पोज कर सकता है। आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 12 के बारे में, यानी कि कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अटेम्प्ट एलिनेशन। जैसे कि दिवाले या पर्याप्त अन्य संक्रमण पर हित को प्रदर्शन बनाने के लिए। इसमें हम पढ़ते हैं, अगर ट्रांसफ़र ने ट्रांसफरी पर कोई ऐसी कंडीशन लगा दी कि अगर वो ट्रांसफ़र कभी भी फ्यूचर में इंसॉल्व हो गया यानी मर गया या फिर डिस्क्वालीफाई लो हो गया, जो प्रॉपर्टी वो वापस चली जाएगी। ट्रांसफ़र के पास तो ऐसी कोई कंडीशन है जो कि उस ट्रांजैक्शन पर इम्पोज कर रही है, तो हमें यह माना जाएगा कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगा, जो कंडीशन है वो वॉइड हो जाएगी। यानी कि इसमें एक एक्सेप्शन आता है, जैसे कि लीज। यानी कि लीज में हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो राइट टू रेडिटी की वजह से है। आइए अब हम देखते हैं सेक्शन 13। ये सेक्शन यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सिविल जज के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अनबॉर्न पर्सन को यानी कि ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 के बारे में, जैसे कि ट्रांसफ़र फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, आज़ाद व्यक्ति के लाभ के लिए अंतर। ये सेक्शन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह सिविल जज के एग्जाम में भी पूछा गया है कि अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि अनबॉर्न पर्सन को नहीं। इसको हम अनबॉर्न को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसको हम 2 तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि पहले प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होगा, फिर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि हम प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसका आंसर इस सेक्शन में दिया हुआ है। तो आप प्रायर इंटरेस्ट पहले करोगे, कोई इंटरेस्ट क्रेडिट करना पड़ेगा तो वो सेम ट्रांजैक्शन में ही होगा, पहले प्रायर लाइफ इंटरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि ए ने वी को प्रॉपर्टी पूरे लाइफ के लिए मतलब इंटरेस्ट की है। जैसे कि दादाजी ने बोला कि जो मेरा बेटा वी होगा उसके बेटे को मेरी सारी प्रॉपर्टी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसमें लेकिन जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा तो प्रॉपर्टी जिसके पास होगी रहेगी, उसकी प्रॉपर्टी प्रायर इंटरेस्ट के पास रहेगी, यानी कि वी के पास पूरी लाइफ के लिए रहेगी। मतलब जो दादाजी का बेटा वी होगा, अनबॉर्न चाइल्ड का पिता है, इसका पिता है वी, जैसे कि उसके पास तक वो प्रॉपर्टी पड़ी रहेगी और जब वो बच्चा बॉर्न हो जाएगा
तो वह एंज्योरिटी अटैच कर लेगा, तब वह प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी, जैसे कि अल्टीमेट उस बच्ची के पास अपने आप आ जाएगी, चली जाएगी। जैसे कि ठीक है, चलो अब पता चल गया जैसे कि जब प्रॉपर्टी को अनबॉर्न के ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड करने के बाद उस चाइल्ड के बाद प्रॉपर्टी अपने आप ही चली जाएगी।